गुड मॉर्निंग बच्चों। युग निर्माण सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज क्लास 12 का केमिस्ट्री सब्जेक्ट का पहला लेक्चर है और मैं सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। तो सॉल्यूशन को जैसे मैंने पहले बताया था कि आप लोग PDF या बुक्स के माध्यम से स्टडी करके रखिएगा, मैं ऑनलाइन क्लास लूँगा। आज सॉल्यूशन चैप्टर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सॉल्यूशन सबसे पहले माइंड में ये आता है कि सॉल्यूशन है क्या, आखिर मिक्सचर और सॉल्यूशन में डिफरेंस क्या है। तो डेफिनेशन ये होती है कि टू आर मोर देन टू कंपोनेंट व्हेन फॉर्म अ होमोजेनियस मिक्सचर देन द कंपाउंड आर सॉल्यूशन आर नोन एज होमोजीनियस सॉल्यूशन। जैसे A और प्लस B अगर C देता है, ये सॉलिड फॉर्म में, ये लिक्विड फॉर्म में हो और दोनों ही मिलकर ये सॉल्यूशन किसी एक फॉर्म में या लिक्विड में हो या सॉलिड में हो, एक किसी फॉर्म में देता है, तो इसको हम कहते हैं होमोजीनियस सॉल्यूशन। ठीक है। तो सॉल्यूशन को क्लासिफाई किया गया है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के रूप में। उसे बताया गया है कि सॉल्यूशन जो है 3 तरह का होता है। एक होता है बाइनरी सॉल्यूशन, दूसरा होता है टर्शियरी सॉल्यूशन, तीसरा होता है क्वाaternary सॉल्यूशन। अब ये है क्या, बाइनरी सॉल्यूशन, टर्शियरी सॉल्यूशन, क्वांटिटी सॉल्यूशन, ये क्या है? तो जैसा मैंने डेफिनेशन में बताया कि व्हेन टू आर मोर देन टू कंपोनेंट मिक्स्ड विथ ईच अदर देन फॉर्म होमोजीनियस सॉल्यूशन आर होमोजीनियस मिक्सचर, द मिक्सचर इज नोन एज सॉल्यूशन। तो उसमें 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट के बारे में बताया गया है। तो जब टू कंपोनेंट किसी सॉल्यूशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो उसको हम बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है। जब 3 लेंगे तो 3 कंपोनेंट हो जाएंगे तो उसे हम टर्शियरी सॉल्यूशन कहेंगे। जब 4 कंपोनेंट हो जाएंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? क्वाaternary सॉल्यूशन कहेंगे। हाँ, तो बच्चों अभी तक मैंने बताया आपको कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन 3 तरह के हो गए। अब क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन देखा जाए क्या होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन में, एक मिनट, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, देखिए, टाइप ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। इसमें 2 वर्ड आ गए अब, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है? तो किसी भी सॉल्यूशन में जो माइनर कंपोनेंट होता है उसको, माइनर मतलब जो कम मात्रा में होता है, उसे हम क्या कहते हैं? सॉल्यूट कहते हैं। और जो मेजर कंपोनेंट होता है उसे सॉल्वेंट कहते हैं। जैसे अगर हम चीनी को पानी में घोलते हैं तो उसमें कम मात्रा में कौन सा है? चीनी है, तो उसे हम क्या कहेंगे? सॉल्यूट कहेंगे। और जो ज़्यादा मात्रा में मतलब पानी, वो क्या है? सॉल्वेंट होगा। ठीक है। तो
यहाँ पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के कंडीशन के आधार पर उसको डिवाइड किया गया है। अब देखिए सॉल्यूशन जो हो सकता है वो गैसियस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है या सॉलिड हो सकता है। इसमें गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशन ये डिपेंड करता है सॉल्वेंट की नेचर पर। मतलब कि अगर सॉल्वेंट गैस है तो इसमें अगर हम लिक्विड मिलाते हैं, गैस मिलाते हैं या सॉलिड मिलाते हैं, सॉलिड, इन तीनों को ही अगर इससे मिलाते हैं तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो गैसीय सॉल्यूशन बनेगा। ओके, मतलब ये डायरेक्टली किस पर डिपेंड करता है? सॉल्वेंट के नेचर पर, ठीक है ना। उसी तरह अगर सॉल्वेंट मेरा लिक्विड है, ठीक है, अगर लिक्विड है तो सॉल्यूशन क्या बनेगा? लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। अब इसमें चाहे हम लिक्विड मिलाएं, सॉलिड मिलाएं या गैस मिलाएं, सेम इसी तरह सॉलिड जब हमारा सॉल्वेंट होगा तो उसमें कोई भी मात्रा हम मिलाएं, चाहे लिक्विड, सॉलिड या गैस की, सॉलिड या गैस की, तो हमारा जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा? सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। अब हमको इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हम किसी मिक्सचर में दो या दो से अधिक कंपोनेंट मिला ली, अब मान लीजिए कि अगर हमने कोई सॉल्यूशन बनाया, मान लीजिए कि पानी में मैंने चीनी मिला दी और नमक भी मिला दिया या और भी कुछ मिला दिए, दो तीन कंपोनेंट, तो उसमें हम कैसे डिफाइन करेंगे कि सॉल्वेंट क्या है और सॉल्यूट क्या है, ठीक है। उसके लिए बात यह है कि सॉल्वेंट जो होता है वो n-1 कंपोनेंट होता है। मतलब किसी एक को मानकर बाकी सब सॉल्यूट होता है। जैसे मैंने बताया कि अगर पानी में चीनी घोल दिया जाए या फिर नमक घोल दिया जाए और उसमें कोई कंपोनेंट मिला जाए तो बस केवल वाटर उसका सॉल्वेंट होगा और बाकी जितने भी होंगे वो सॉल्यूट की कंडीशन पे आएंगे। ओके, हाँ तो बच्चों अभी मैंने आप लोग को टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बताया। ध्यान रखिएगा कि गैस और गैस का मिश्रण कभी सॉल्यूशन में नहीं लिया जाता है, ठीक है, क्योंकि वो नेचुरल मिक्सचर है, ठीक है ना। इस तरह जिसे मैंने 3 और 3 करके मैंने 9 मिक्सचर जो बनाया है उसमें केवल 8 को ही सॉल्यूशन की संज्ञा दी गई है, उसको माना गया है कि वो सॉल्यूशन है, ठीक है। अब ये होता है, मान लीजिए घर पे आप चाय बनाते हैं, ठीक है, तो अगर दो अलग अलग चाय बनाते हैं तो किसी की चाय अच्छी होती है, किसी की खराब होती है, तो वो डिपेंड किस पे करता है कि उसमें उसने चीनी और दूध कितना डाला, ठीक है, वो सॉल्यूट की मात्रा कितनी डाली, ठीक है, तो वो उसको डिफाइन करता है कि वो उसका स्वाद कैसा है। इस आधार पर हमको इस चैप्टर में स्ट्रेंथ या कंसंट्रेशन के बारे में जानना है। स्ट्रेंथ क्या होती है? स्ट्रेंथ या कंसंट्रेशन, द टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्वेंट इज नोन एज कंसंट्रेशन। मतलब कि किसी भी सॉल्वेंट में आपने कितना मात्रा में सॉल्यूट डाला है वही उसका क्या कहलाता है? स्ट्रेंथ या कंसंट्रेशन कहलाता है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए, इसका मेजरमेंट करने के लिए अगर कोई सॉल्यूशन दे दिया जाए आपको और कह दिया जाए इसमें बताइए कि सॉल्यूट कितना है और सॉल्वेंट कितना है, तो कैसे बताएंगे? उसके लिए आप लोग को
कुछ चीज़ें जाननी होंगी। जैसे नंबर 1 है मोल फ्रैक्शन, पहला पॉइंट। दूसरा मास परसेंटेज, मास बाई परसेंट, जिसे हम क्या कहते हैं W बाई W परसेंट। तीसरा वॉल्यूम, वॉल्यूम बाई परसेंटेज, परसेंटेज V अपान W, सॉरी V अपान V। तीसरा चौथा होता है मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। इसको क्या कैसे लिखेंगे W बाई V। उसके बाद पांचवा होता है मोलैरिटी। छठा मोलैलिटी और सातवां नॉर्मेलिटी। इस चैप्टर के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो हैं ये दिए हुए हैं। मतलब ये चैप्टर न्यूमेरिकल के लिए, बोर्ड एग्जाम्स के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण में आता है और इन बेस्ड पर आपके फिक्स्ड में कम से कम 2 या 3 न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। ओके, तो इसको एक के बाद एक हम स्टडी करेंगे कि जैसे कि आप लोग कुछ तो पढ़ चुके हैं। जैसे फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था मोलैरिटी पढ़ा था, नॉर्मेलिटी पढ़ा था और पिछली कक्षाओं में आपने वॉल्यूम बाई मास ये सब पढ़ रखा है। ये सब पिछली कक्षाओं का है, लेकिन फिर भी हम उसको रिपीट करेंगे, ठीक है। हाँ तो बच्चों अब ये जैसे मैंने आपके न्यूमेरिकल के बारे में बताया कि अब फर्स्ट पॉइंट पे हम डिस्कस करते हैं। क्या था उसमें फर्स्ट पॉइंट मोल फ्रैक्शन। बच्चों एक बात ध्यान रखो, अभी पिछली वीडियो एक अपलोड हुई थी, फिजिक्स सर के अपलोड किए थे, तो उसमें कहा था कि आप लोगों ने बहुत बच्चों ने कमेंट किया था कि सर आप लोग तो अंग्रेज बन गए हैं, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग तो कम से कम इंग्लिश की स्टडी करना सीखिए, ठीक है। हेडिंग जानिए इंग्लिश में, बाकी सब तो हम हिंदी बोल ही रहे हैं। ध्यान दीजिए मोल फ्रैक्शन, जैसा कि आप जानते हैं फ्रैक्शन क्या होता है, मैथमेटिक्स में आपको पढ़ा होगा कि Q अपान P या P अपान Q को हम क्या कहते हैं फ्रैक्शन कहते हैं। कोई भी चीज़ बटे में हो या डेसिमल में हो तो उसे क्या कहेंगे हम फ्रैक्शन कहते हैं। अब मोल फ्रैक्शन 2 तरह का होता है। एक होता है सॉल्यूट का अलग होता है, सॉल्यूट मोल फ्रैक्शन, और एक होता है सॉल्वेंट मोल फ्रैक्शन। तो डिफाइन कैसे करेंगे, सबसे पहले इसका फार्मूला होता है n अपान n प्लस n। इसका होता है n अपान n प्लस n। जहां पर जो स्मॉल n है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, और जो कैपिटल N है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है। अब सोच रहे होंगे आप लोग ये मोल्स क्या होता है, ठीक है। तो पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ रखा है मोल्स क्या होता है। मोल्स को नॉर्मली हम किस तरह डिफाइन करते हैं कि मोल्स इज इक्वल टू होता है W अपान M। मतलब कोई सब्सटेंस हो उसका वेट ग्राम में, ठीक है, और उसके मॉलिक्यूलर मास के रेशियो को हम क्या कहते हैं मोल्स कहते हैं। तो यहाँ पर हमने सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन देखा। पहले मोल फ्रैक्शन को और अच्छी तरह से समझा जाए। अगर हम कोई बीकर ले लेते हैं, ठीक है, इस बीकर में पानी भरा हुआ है, पानी में हमने
58.5 ग्राम NaCl, मतलब क्या हुआ, नमक इसमें डाल दिया, ठीक, और 90 ml क्या हुआ, वाटर हुआ। तो इसमें दो कंपोनेंट हो गए, एक पानी हो गया और एक NaCl हो गया। दोनों की मात्राएं डिफाइन है कि 58.5 ग्राम NaCl है और 90 ग्राम H2O है, ठीक है। तो अब दोनों का पहले क्या निकालेंगे हम, पहले इसका मोल्स निकाल लिए जाए और फिर इसका मोल्स निकाल लिए जाए। कैसे निकाला जाएगा, मोल्स मैंने बताया कि यहाँ मोल्स इक्वल टू क्या होता है, W/M। तो यहाँ पे NaCl का कितना हुआ, 58.5 ग्राम ऊपर जो मैंने इसकी मात्रा लिखी है, अब मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, 23 प्लस 35.5, मतलब कितना होगा, 58.5 अपान 58.5, दोनों कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा, 1 मोल आ जाएगा, ठीक। वैसे ही वाटर का भी मोल्स निकाल लिया जाए, मोल फ्रैक्शन, वाटर का मोल्स क्या हो जाएगा, कितने ml है, 90 ml है, और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 18 होता है, दोनों कड़िया कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसका मतलब इसका मोल फ्रैक्शन, इसके मोल्स कितने आए, इसका 1 आया NaCl का और H2O का 5 आया। अब इन दोनों को अगर हम इसमें रख दें तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, आया ऊपर, नीचे ये 1 और फिर ये 5, ठीक। तो कितना आ जाएगा, 1/6। अब इसको डिवीजन कर देंगे तो सल्यूट का आ जाएगा। उसी तरह यह वैल्यू हम अगर हम सॉल्वेंट में रखते हैं तो उसका आ जाएगा। एक बात और कि अगर हम किसी ये दो या दो से अधिक कंपोनेंट अगर होते हैं, जैसे मैंने NaCl प्लस C12H22O11 मतलब शुगर, चीनी, और ये तीनों को हमने मिलाया, नमक हो गया, चीनी हो गई और पानी हो गया, तीनों को हम कंपोनेंट को आपस में मिला रहे हैं। हाँ, तो मैंने बताया कि इसमें नमक चीनी और पानी मिलाया। तो ध्यान रखिएगा कि कंपोनेंट 2 हो, 4 हो, 10 हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन सबका मोल फ्रैक्शन जो होता है 1 आएगा। मतलब क्या हुआ कि अगर ये A है और ये इसका B है मोल फ्रैक्शन, और इसका मोल फ्रैक्शन C है, तो अगर तीनों को सम किया जाएगा तो तीनों को मिलाकर 1 आना चाहिए। इसका मतलब अगर यहाँ पर हम इसका मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं तो उसको हम 1 में से माइनस कर देते हैं तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये सीरीज समझ में आ गई होगी। नहीं आई होगी तो हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा उसके, और इससे संबंधित सारी न्यूमेरिकल लगाते रहिएगा, ठीक है। हाँ तो बच्चों, अब दूसरा पॉइंट, क्योंकि अभी आपने लोग मोल फ्रैक्शन समझा कि आप लोग सोच रहे होंगे कि उसमें डेफिनेशन सर बोले नहीं, तो उसकी डेफिनेशन भी सुन लीजिए अब कि the moles of solute or solvent present in the total number of moles is known as mole fraction। जैसे अभी हमने इसको इस तरह लिख सकते हैं, NRN अपान N प्लस N। ये क्या हुआ, ये सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन हो गया, सॉल्यूशन का मोल हो गया, और ये सॉल्वेंट का और ये सॉल्यूट का। मतलब क्या होगा, द मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर सॉल्वेंट इन द प्रेजेंस ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ओके, ये हो गया डेफिनेशन। अब आते हैं अगले पॉइंट पे अपने। दूसरा पॉइंट है मास बाई परसेंटेज, ठीक है। अब मान लीजिए कोई सॉलिड बाई सॉलिड मिक्स करते हैं, जैसे चीनी में नमक मिक्स कर दिए, और जो NaCl है उसकी क्वांटिटी A ग्राम है, और जो शुगर है C12H22O11 इसका B ग्राम है।
ठीक है। तो इसको निकाला कैसे जाएगा, मास बाई परसेंटेज कैसे निकाला जाएगा, तो होगा ये कि फार्मूला होता है इसका, इसको A/A+B गुणे 100 परसेंटेज। जैसे कि आप लोग परसेंटेज किसी चीज़ का निकालते हैं उसी तरह निकलेगा, जिसका इस सल्यूट का देखिए ऊपर हमेशा सल्यूट की मात्रा रखी जाएगी, ये याद रखिएगा, ऊपर हमेशा सल्यूट की मात्रा रखी जाएगी और नीचे सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन कब होगा, जब सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को मिक्स किया जाएगा, ठीक है, और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ओके, इस पे आप लोग न्यूमेरिकल लगाइएगा, ठीक है। बाकी की चीज़ें हम अगली क्लासेस में बताएंगे, ठीक है। और न्यूमेरिकल उसको सॉल्व करिएगा, फंसेगा न्यूमेरिकल कमेंट बॉक्स में बताइएगा, एनसीईआरटी के साथ न्यूमेरिकल करिएगा। बाकी क्लासेस हम आपको नेक्स्ट में बताएंगे, ठीक है। थैंक यू।